हेलो एवरीवन, प्रखर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 35 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है। तो हाइड्रोजन को जलाने पर आपका पानी बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जो आपका हाइड्रोजन है इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो हाइड्रोजन का आपका परमाणु संख्या 1 होता है। और वहीं द्रव्यमान संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी आपका 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी आपका 1 होता है। और ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है। हाइड्रोजन का सिंबल आपका H होता है। और हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन ये आपका सबसे हल्का तत्व है, तो आप इसे याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ये आपका हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो पानी का सबसे शुद्ध रूप यह आपका वर्षा का जल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पानी का सबसे शुद्ध रूप यह आपका वर्षा का जल है। ध्यान रखेंगे, वर्षा का पानी पानी का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि सूर्य द्वारा पानी के वाष्पीकरण के दौरान सभी अशुद्धियों और लवणों को समुद्र में पीछे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। किसके अनुसार बताना है, भार के अनुसार। किसका अनुपात, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। तो इसका अनुपात आपका होता है 1:8। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार आपका 1:8 होता है। और ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आयतनिक अनुपात, आयतन के हिसाब से अनुपात की बात करें तो अगर आयतन के हिसाब से अनुपात पूछेगा तो यह आपका होता है 2:1 होता है। हमेशा आपका 2:1 होता है आयतन के हिसाब से। और भार के अनुसार क्या होता है, भार के अनुसार आपका 1:8 होता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या यह किसके योग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या यह आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान आपको जब भी कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो विद्युत का सुचालक होने के लिए आपका किसी भी पदार्थ में आपका क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, यह आपका चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है। क्या है, 6 प्रोटॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या दे दिया गया है, मास दिया गया है 12। और उसके बाद हमें बताना है कि कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो अभी हमने पीछे आपको बताया है कि द्रव्यमान जो आपका होता है, द्रव्यमान ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो द्रव्यमान आपका दिया गया है 12 और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 6। हमें क्या बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 - 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 में 6 के 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम होगा फॉर्मूला कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो ये आपका परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसके आधार पर तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो आप तीसरा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। दिया क्या है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उससे क्या कहते हैं। तो इसे आपका आइसोटॉप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, आइसोटॉप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आपका समस्थानी कहा जाता है। तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उससे आपका आइसोटॉप अर्थात समस्थानी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज आपका हेनरी बेकेरल ने की है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना इसकी खोज हेनरी बेकेरल द्वारा की गई है। कब की गई? तो यह आपका 1896 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश आपका इसमें से किस में है यह हमें बताना है, तो ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में है अल्फा किरण, तो अल्फा किरणें यह आपका पॉजिटिव आवेश वाला होता है। ऑप्शन बी में क्या है? बीटा किरण है, बीटा किरण यह आपका निगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमें ऋणात्मक वाला ही बताना था, तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर होगा। बीटा किरणें ये आपका नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी है गामा किरणें, तो गामा किरणें के पास आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। उसी तरह एक्स किरण, एक्स किरण के पास भी आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल आपका 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मनुष्य में कुल हड्डियां आपका 206 होती है। वही हम बात करें शिशु में, तो एक शिशु में आपका हड्डियों की संख्या 300 होती है। उसके बाद हम बात करें बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में आपका हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो यह आपका 350 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत इसका सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट अर्थात नोबेल धातु है? तो नोबेल धातु ये कौन सी है? तो ये भी आपका चांदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल की टर्मिनलों को बनाता है? तो साधारण टॉर्च जो होता है इसकी सेल की टर्मिनल को कौन बनाता है? तो यह आपका जिंक कार्बन बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, टॉर्च का जो सेल होता है ये आपका प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो ऐसे सेल जिनका दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता है उससे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और एक आपका होता है द्वितीयक सेल, जिसे हम दोबारा पुनः उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो हमें बताना है कि आपका इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका यशत लेपन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यशत लेपन धातु पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा यह किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा आपका तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कांसा यह आपका तांबा और टीन का आपका मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय कौन कौन से हैं? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय आपका होते हैं तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय होते हैं तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलाथ होता है, तो नीलाथ होता यह किसे कहा जाता है? तो नीलाथ होता यह आपका कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक फार्मूला आपका होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4 होता है। और नीलाथोथा को आपका तुतिया भी कहा जाता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो मानव द्वारा उपयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा है? तो यह आपका है तांबा। क्या है? तांबा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयुक्त धातु आपका तांबा है। तांबा को आपका क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। इसे शॉर्ट में Cu लिखा जाता है। उसके बाद जो आपका तांबा होता है इसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो 29 होता है। कितना होता है? तो कॉपर का परमाणु संख्या आपका 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो हमारे आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है
यह कैसा होता है? तो यह आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यह कितना होता है? तो यह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है। तो ग्रेफाइट व हीरा यह किसका अपरूप होता है? तो यह आपका कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ग्रेफाइट आपका अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो किन के विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं? तो एक एक करके देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा बल एवं दाब दिया है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल, इसका विमीय सूत्र आपका mL/T-2 होता है। आप इसे याद रखेंगे, mL/T-2 होता है। उसके बाद हम बात करें दाब का, तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब, इसका विमीय सूत्र आपका होता है mL-1 T-2 होता है। तो देखिए, इन दोनों का आपका विमीय सूत्र क्या है? अलग अलग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दाब और बल, इन दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। बाकी देखिएगा, ऑप्शन बी में कार्य एवं ऊर्जा दोनों का यूनिट एक होता है। तो जिसका यूनिट एक होता है उसका आपका डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विमीय सूत्र भी आपका क्या होगा? समान होगा। तो कार्य एवं ऊर्जा, इसका विमीय सूत्र होता है आपका mL/T-2 होता है। उसके बाद बात करें आवेग एवं संवेग, तो इसका विमीय सूत्र आपका क्या होता है? mL/T-1 होता है। mL/T-1 होता है। उसके बाद भार एवं बल, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र आपका होता है mL/T-2। क्या होता है? mL/T-2 होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसके पास केवल क्या हो? परिणाम हो, क्या हो? परिमाण हो, मात्रा हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसी को आपका अदिश राशि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है ऊर्जा। ऊर्जा आपका क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बल आघूर्ण यह आपका सदिश होता है, संवेग भी सदिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का। तो शून्य में अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरता है तो इसके बारे में हमें बताना है कि समान गति होता है, कि समान वेग होता है, कि समान त्वरण होता है, कि समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का आपका समान त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण आपका समान होता है। और वही बात करें हम उस वस्तु का भार, तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का आपका भार क्या होता है? तो यह भार आपका शून्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार आपका शून्य होता है और त्वरण आपका समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका भार और द्रव्यमान, दो क्वेश्चन आता है। एक भार और एक द्रव्यमान पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, दोनों को समान समझ के आंसर एक ही दे देते हैं। ध्यान रखेंगे, भार पूछेगा तो भार क्या होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जाकर 1/6 हो जाता है। तो भार बताना है तो भार तो आपका 1/6 हो जाता है। तो 1/6 इंटू 600 आपका न्यूटन है, कट जाएगा 6 से 100 से, तो क्या होगा हमारा आंसर? 100 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वहीं अगर आपका रहता द्रव्यमान पूछता, तो द्रव्यमान आपका क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर आपका द्रव्यमान समान होता है। तो द्रव्यमान पूछेगा, जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा? 50 न्यूटन ही होगा। लेकिन वहीं भार पूछेगा तो भार आपका क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम राशि, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन आपका होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और
कोणीय त्वरण, इसका गुणनफल क्या होता है? तो इसका गुणनफल आपका टॉर्क होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण, इसका गुणनफल टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर है जिसमें क्या होगा, एक बीकर जैसे है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, और इसमें क्या है, पूरा आपका पानी है और इसमें एक बर्फ है जो क्या कर रहा है, तैर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जब बर्फ पूर्ण पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, कह देंगे कि क्या, इसका तल बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, तल आपका उतना ही रहेगा, समान रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, बर्फ है तो बर्फ का तो जितना आपका वेट है उतना तो प्रेशर नीचे करेगा, नीचे की तरफ आपका बढ़ाएगा, तो तल तो आपका उतना ही रहेगा। पिघलेगा तो फिर तो उसका तो इतना ही वेट है, तो तल तो आपका सेम ही ना रहेगा। इसलिए क्या होता है, तल आपका समान रहता है। और ध्यान रखेंगे, जो पानी होता है, पानी का घनत्व आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है? तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा अगर बदलती है तो क्या आपका अपरिवर्तित रहेगा? तो यह आपका रहता है घनत्व। घनत्व आपका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। घनत्व जिससे आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपका वायु दाब में कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह आपका वायु दाब में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो सूर्य में आपका ऊर्जा किस कारण से निकलता है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नाभिकीय संलयन ये आपका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। और ध्यान रखेंगे, सूर्य क्या है, सूर्य आपका एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर का सबसे लंबा अस्थि क्या होता है? तो यह आपका फीमर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फीमर ये आपका जांघ की हड्डी होती है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। और सबसे छोटी हड्डी ये आपका स्टेपिस होता है, जो आपका कान की हड्डी होती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर यह किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर आपका पारा को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु आपका तरल अवस्था में रहता है? तो यह आपका पारा रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पारा आपका कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। और पारा आपका आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। क्या है, पारा जो आपका है यह आवर्त सारणी का डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है। तो इस तरह हमने बिहार पीएड और डीएलएड से रिलेटेड साइंस के टॉप 35 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स अर्थात भौतिकी का हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कल का क्लास आप मिस न करें, जरूर देखें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।